नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर हरिओम लाड आया हूँ एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आपने आयुष्मान भारत योजना का नाम तो सुना ही होगा, जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसमें 5 लाख तक का मुफ्त इलाज कराया जाता है। और ये 5 लाख सालाना पूरी फैमिली का है, मतलब कि आपकी पूरी फैमिली को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि आयुष्मान भारत योजना का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन इसका लाभ उठा सकता है और कौन कौन इसका लाभ उठा रहा है। साथ ही हम इसमें बात करेंगे कि आयुष्मान भारत योजना हॉस्पिटल लेवल पर किस तरह काम करती है। दोस्तों, ये जानना इसीलिए जरूरी है कि हॉस्पिटल लेवल पर आयुष्मान भारत योजना किस तरह काम करती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं बैठ पाता। कई बार ऐसा होता है कि ऑपरेशन के लिए पेशेंट को रेडी कर लिया जाता है, ओटी में ले जाया जाता है, लेकिन आयुष्मान से अप्रूवल नहीं आने के कारण ओटी कैंसिल कर दी जाती है, ऑपरेशन कैंसिल हो जाता है, और जिसका पूरी तरह से ब्लेम डॉक्टर को कर दिया जाता है कि डॉक्टर ने ओटी कैंसिल कर दी। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आयुष्मान भारत योजना किस तरह काम कर रही है, हॉस्पिटल लेवल पे क्या है, एक डॉक्टर का जो परसेप्शन क्या है, एक डॉक्टर किस तरह से आयुष्मान भारत योजना से जुड़ते हैं, किस तरह से वो आयुष्मान भारत योजना के कोड लगाते हैं। तीसरा हमारा सवाल यह रहेगा कि आयुष्मान भारत योजना में किन किन बीमारियों को लिया गया है, क्योंकि अक्सर ये भी होता है, बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनकी बीमारियां आयुष्मान भारत योजना में नहीं ली जाती, और वह ये सोचते हैं कि डॉक्टर आयुष्मान भारत योजना क्यों नहीं लगा रहा, आयुष्मान कार्ड हमारा क्यों नहीं लगा रहा। दोस्तों, वो इसीलिए नहीं लगा पाते क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आयुष्मान में कवर होती ही नहीं है। तो हमारा जो तीसरा बिंदु रहेगा वो रहेगा आयुष्मान भारत योजना में किन किन बीमारियों को लाया जाता है। चौथा बिंदु हमारा रहेगा आयुष्मान भारत योजना में किन किन बीमारियों को नहीं लिया जाता या किन किन बीमारियों का इलाज नहीं हो पाएगा आयुष्मान से। और पांचवा सवाल हमारा ये रहेगा कि इंदौर के वो कौन से 10 अच्छे हॉस्पिटल हैं जहां पर एक अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल की आपको सुविधा मिलती है और साथ में आपको एक भी रुपया नहीं लगता, क्योंकि वो सारा आयुष्मान में कवर हो जाता है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी कौन है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आयुष्मान भारत योजना को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक है शहरी और एक है ग्रामीण। ग्रामीण का जो क्राइटेरिया है वो है कि किसी का भी कच्ची दीवार या कच्ची छत वाला मकान, एक कमरे का मकान होगा तो वो आयुष्मान के लिए एलिजिबल है। दूसरा, 19 ईयर से लेके 59 ईयर तक का कोई भी व्यक्ति कभी घर में नहीं है या पुरुष नहीं है तो वह भी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आएंगे। विकलांग घर में है तो विकलांगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, ये भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। साथ ही वह लोग जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, साथ ही शहरी लाभार्थी है, कूड़ा बीनने वाले, याचक, घरेलू कामगार, सड़क पर काम करने वाले, प्लम्बर, मजदूर, पेंटर, स्लीपर, ड्राइवर, कंडक्टर, दुकान कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन, धोबी व चौकीदार। तो बताएंगे कि हॉस्पिटल में किस तरह काम करता है। तो कोई भी पेशेंट आयुष्मान भारत योजना के तहत 2 तरीके से हॉस्पिटल आता है। एक आता है वो इमरजेंसी में और एक आता है वो ओपीडी में, मतलब आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में। इमरजेंसी वाला पेशेंट है जैसे बर्न, किसी को कुछ जल गया हो, किसी का फ्रैक्चर हो गया हो, या ऐसी अलग अलग प्रकार की बीमारियां। साथ ही दूसरी प्रोसेस क्या है, दूसरी प्रोसेस ये है कि आप ओपीडी के थ्रू आएंगे, आपको इतनी कोई इमरजेंसी वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ आपको इलाज जरूर कराना है। आप ओपीडी में जाएंगे, डॉक्टर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म देगा, डॉक्टर पहले आपको समझा देगा कि ये आयुष्मान में आती है, आपका इलाज ऑपरेशन जो है आयुष्मान में आ जाएगा। जैसे आपको एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताऊं कि जो आपकी कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी होती है, वह सर्जरी आयुष्मान के थ्रू आती है।
तो इस सर्जरी के लिए कैसे प्रोसीड होता है? पहले पेशेंट अपनी समस्या लेके डॉक्टर के पास जाता है, फिर डॉक्टर डायग्नोस करता है कि आपकी कोरोनरी वेसल्स में, आपकी जो हृदय की रक्त वाहिनी है उसमें ब्लॉकेज है, और इन ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हमें CABG करना पड़ेगा, हमें नई वेसल्स जो है बाईपास करके लगानी पड़ेगी। और इसमें यह जो ऑपरेशन है आयुष्मान के थ्रू हो जाएगा। तभी पेशेंट एग्री करता है, तो पेशेंट को एक आयुष्मान के थ्रू एडमिशन का फॉर्म दिया जाता है। यही फॉर्म को लेकर पेशेंट आयुष्मान के जो भी हॉस्पिटल रहता है वहां पर एक आयुष्मान का ऑफिस होता है, यह फॉर्म लेकर वो आयुष्मान के ऑफिस जाता है। आयुष्मान के ऑफिस में जाने के बाद वहां पर आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड पेशेंट का लगता है, साथ ही जो है पेशेंट की एक फोटो भी लगती है। उसके बाद का जो ऑफिस है वो सारी जांचों को वेरीफाई करता है। जांचें कैसी वेरीफाई होगी? जैसे मैंने कहा कि जो कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, तो ब्लॉकेज कैसे पता किया? ECG से पता किया, एंजियोग्राफी से पता किया। किडनी फेलियर है तो किडनी फेलियर का जो रहता है डेटा उसको देख के करते हैं। जैसे क्रिएटिनिन 2.4 से बढ़ जाएगा तो वो आपका किडनी फेलियर या आयुष्मान के अंदर आ जाएगा। लीवर फेलियर है तो लीवर का आ जाएगा। बोन में ब्रेक है, उसका इलाज करवाना है तो एक्सरे देखेंगे। इस तरह के डॉक्यूमेंट आयुष्मान अपने साइट पर अपलोड करता है। साथ ही अपलोड करने के बाद यह वेरिफिकेशन के लिए जाता है। वेरिफिकेशन होने के बाद वहां से अप्रूवल आता है कि हाँ भाई इनका इलाज हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि कई बार ऐसा क्यों होता है कि OT रेडी हो जाती है, पेशेंट ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है, OT ऑपरेशन थिएटर में चले जाता है और उसके बाद उनके ऑपरेशन कैंसिल होते हैं। दोस्तों उस केस में यही होता है कि पहले वेरिफिकेशन जो है डन हो जाता है और उसके बाद डॉक्टरों को पता रहता है कि यह ऑपरेशन आयुष्मान के थ्रू आता है और वो इसलिए उसको रेडी कर लेते हैं। लेकिन बाद में अप्रूवल नहीं आने की वजह से OT कैंसिल करना पड़ता है। डॉक्टर तो चाहते हैं कि वो ऑपरेशन करें, लेकिन अप्रूवल ही नहीं आएगा तो वो किस तरह से करेंगे? उस स्थिति में डॉक्टर एक ऑप्शन देता है कि या तो आप इस तरह कर सकते हैं कि आप अभी पेमेंट जमा कर दें, आपके अकाउंट में जो भी वो बैलेंस आपने अभी भरा है वो आ जाता है। लेकिन पेशेंट उस टाइम पे ये चीज समझने को रेडी नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें पहले बताया था कि आयुष्मान के थ्रू ये ऑपरेशन हो जाएगा और अब OT में ले जाने के बाद डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये मिसकम्युनिकेशन हो जाता है। उन्हें लगता है कि डॉक्टर पैसे मांग रहे हैं या डॉक्टर पैसे खा रहे हैं। ऐसा नहीं होता। आयुष्मान से अप्रूवल नहीं आने की वजह से इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट होती है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं कि आयुष्मान में वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो आपकी आ जाती है। उसमें पहली बीमारी है इमरजेंसी स्थिति में कोई जल जाता है या बाद में जला हुआ जो भी पेशेंट मैनेजमेंट के लिए आता है, यह आयुष्मान में कंसिडर होती है। दूसरी दोस्तों कार्डियोलॉजी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो गया, कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस हो गई, अंजाइना हो गया, इस तरह के जो जांचें हैं और साथ में कभी जांचों के बाद कोई प्रोसीजर होता है तो यह आयुष्मान के थ्रू आती है। आपको मैं बताता हूं कि जो भी आयुष्मान भारत योजना का हॉस्पिटल होगा वहां पर आप जाएंगे, डॉक्टर को दिखाएंगे, डॉक्टर आपको एंजियोग्राफी के लिए सजेस्ट करेंगे। दोस्तों अभी वो आयुष्मान का हॉस्पिटल है भी तो आपको एंजियोग्राफी के लिए जो 14,000 या 15,000 जो भी अमाउंट लगता है, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। तो एंजियोग्राफी का जो अमाउंट है वो आपको पेड करना होगा। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि एंजियोग्राफी इतनी महंगी है और ये तो आयुष्मान के थ्रू आनी चाहिए। हाँ दोस्तों, ये आयुष्मान के थ्रू आती भी है, पर कैसे आती है? आपकी पहले एंजियोग्राफी करी जाएगी और एंजियोग्राफी में कभी ब्लॉकेज पाया गया तो आगे आपको डॉक्टर सलाह देंगे कि या तो आप एंजियोप्लास्टी करवा लो, कभी आपके ब्लॉकेज कम होंगे या एक वेसल्स में होगा, या कभी 2 से ज्यादा वेसल्स में ब्लॉकेज हुआ तो डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी करवाना पड़ेगा। कभी आप एग्री करते हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत एंजियोप्लास्टी या CABG बाईपास सर्जरी करवाते हैं तो दोस्तों आपकी जो ये एंजियोग्राफी के 14,000 रुपए खर्च हुए हैं वो आपको रिफंड मिल जाएंगे। शर्त एक रहती है कि जो भी हॉस्पिटल से आप एंजियोग्राफी कराते हैं वही हॉस्पिटल से आपको आगे का काम करवाना पड़ेगा, तभी आपको जो है आपके जो एंजियोग्राफी का पेमेंट है वो रिफंड हो जाता है। इसके बाद अप्रूवल के लिए जाएगा, अप्रूवल में आप रेडी हो जाते हैं, इसके बाद अप्रूवल के लिए जाएगा और अप्रूवल में आपका ऑपरेशन के लिए अप्रूवल आ जाता है तो डॉक्टर आगे ऑपरेशन के लिए प्रोसीड करते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं जो मेरे पास एक लिस्ट है, कार्डियोथोरेसिक वेस्कुलर सर्जरी, इसको ही बाईपास सर्जरी बोलते हैं। आईसीयू में स्टे, अभी आपकी कोई ऐसी स्थिति रहती है जहां पर आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़े तो आईसीयू में एडमिट करना भी आयुष्मान के थ्रू आ जाएगा। जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी, दोस्तों जनरल मेडिसिन और जनरल सर्जरी क्या होता है? जब आप बीमार पड़ जाते हैं, आपको डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया इस तरह की बीमारियां हो जाती है और आपको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है तो आप जनरल मेडिसिन के थ्रू एडमिट होते हैं और इसके द्वारा आयुष्मान में आपका कंसीडर किया जाता है और आपको एक भी रुपया नहीं लगता, सारी जांचें भी इसके अंदर आ जाती है। एक और अच्छी बात दोस्तों, आयुष्मान में हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तब से लेकर छुट्टी हो जाने के 14 दिन बाद तक भी आपका जो है कोई भी हॉस्पिटल के चार्जेस आपको नहीं लगते हैं।
ठीक है। इसके बाद जनरल सर्जरी में जैसे आपको छोटा मोटा माइनर ऑपरेशन हुआ, कुछ भी ऐसे छोटे मोटे टाँके लगे जिसमें आपको एडमिट करना पड़े और आप आयुष्मान के थ्रू भर्ती होते हैं, तो आपको एक भी रुपया नहीं लगेगा। साथ ही आपकी जो है इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी, ठीक है, ऐसी कोई स्थिति जहां पर आपको एडमिट किया और आपकी सीटी स्कैन एमआरआई हुई, तो वो भी कहीं ना कहीं आयुष्मान में आ जाती है। यूरोलॉजी, पेशाब संबंधित समस्याएं, प्रोस्टेट की सर्जरी होती है, वो भी आयुष्मान के थ्रू आती है। हर्निया ऑपरेशन जो रहते हैं वो भी ऑपरेशन के थ्रू आते हैं। दोस्तों, मेंटल डिसऑर्डर, पीडियाट्रिक नियोनेटल केयर, मतलब बच्चों से संबंधित जो जांचें रहती है, बच्चों के संबंधित आप एडमिट होते हैं, बच्चों को एडमिट करते हैं, तो वो भी आयुष्मान के थ्रू आ जाती है। न्यूरो सर्जरीज जो है आयुष्मान के थ्रू आती है। ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, दोस्तों जैसे बोलते हैं बड़ा ऑपरेशन होता है, जिसमें आपकी जो गर्भाशय है, यूट्रस बाहर निकाली जाती है, वह ऑपरेशन भी इसमें आयुष्मान के थ्रू आता है। साथ ही जो डिलीवरी होती है नॉर्मल और ऑपरेशन के थ्रू, जैसे इसका एक पैकेज होते हैं, तो वो पैकेज के थ्रू ये आयुष्मान में आ जाती है, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजी, जैसे आपको मोतियाबिंद है तो मोतियाबिंद की सर्जरी आयुष्मान के थ्रू आती है। दोस्तों, मैं आपको अगले ही टॉपिक में ये भी बताऊंगा कि कौन सी सर्जरियां हैं, जैसे ऑप्थेल की कुछ सर्जरियां हैं जो आयुष्मान के थ्रू नहीं आती, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, मतलब ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी मतलब मुंह से रिलेटेड कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कुछ कट फिट जाता है, तो उस दौरान ये सर्जरी आयुष्मान के थ्रू आती है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी, मतलब जिसमें हड्डियां टूट जाए या फिर आपका जो हिप ट्रांसप्लांटेशन होता है, नी ट्रांसप्लांटेशन होता है, ये भी आयुष्मान के थ्रू आती है दोस्तों। उसके बाद पीडियाट्रिक मेडिकल मैनेजमेंट, पीडियाट्रिक सर्जरी, यह दोनों ही बच्चों से संबंधित विभाग है, इसमें भी कुछ सर्जरियां आती हैं। उसके बाद प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, कुछ प्लास्टिक और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी भी आयुष्मान के थ्रू आती है। रेडियोलॉजी, सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, तो इस तरह की जो बीमारियां हैं वह आपकी जो है इसमें आयुष्मान में आ जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ऐसी 100 से ज़्यादा बीमारियां हैं जो आयुष्मान के थ्रू ली गई है और हर एक बीमारी को वीडियो में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आयुष्मान के थ्रू कंसीडर नहीं की गई है। तो दोस्तों, जो डर्मा से संबंधित बीमारियां होती है, जैसे कि आपको कोई भी कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी उसको सही करवाना हो, भले वह ऑपरेशन नहीं भी हो, तो आपके जीवन में कोई असर नहीं हो रहा, सिर्फ सुंदर दिखाई देने के लिए आपको वो ऑपरेशन कराना है, तो इस तरह के ऑपरेशन आयुष्मान में नहीं किए जाते। दोस्तों, ऑप्थेल्मोलॉजी मतलब आंखों के विभाग में, जैसे कुछ लोग आजकल लेजर सर्जरी करा रहे हैं जिससे उनका चश्मा उतर जाता है। दोस्तों, इस तरह के ऑपरेशन भी आयुष्मान के थ्रू नहीं होते हैं, क्योंकि कभी आप लेजर नहीं करा रहे हैं, लेजर वाली सर्जरी जो नहीं करा रहे हैं, तो भी आप चश्मा लगाकर देख सकते हैं, इसीलिए आयुष्मान में इसे भी कंसीडर नहीं किया गया है। हाँ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन इसलिए है, कभी आप मोतियाबिंद का इलाज नहीं कराते हैं समय से, तो भविष्य में आपकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली जाती है, इसीलिए मोतियाबिंद को आयुष्मान में रखा गया है। इसी तरह से जो डर्मेटोलॉजी, स्किन वाली जो ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कोई हानि नहीं है, सिर्फ सुंदर दिखने के लिए चश्मा आपको कटा है, इस तरह की कॉस्मेटिक वाली जो बीमारियां हैं वो आयुष्मान भारत में नहीं कंसीडर की गई है। दोस्तों, दवाई गोलियां होती है वो भी आयुष्मान के थ्रू नहीं कंसीडर की जाती, जैसे एल्ब्यूमिन है। एल्ब्यूमिन दोस्तों लगभग 5000 से 6000 का आता है, जो कि आयुष्मान में नहीं आता। तो इस तरह की और भी कुछ मेडिकेशंस हो सकती है। साथ ही दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड डोनर, इस तरह का जो भी ब्लड डोनेशन से संबंधित जांचें हैं, जैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी आपको ब्लड की जरूरत है, जब आपको कोई ऑपरेशन है और आपको ब्लड की जरूरत है, तो उस दौरान आपको ब्लड लगता है, उसकी व्यवस्था आपको करानी पड़ती है और इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी प्रोवाइड कर देता है। और दोस्तों, सिर्फ डोनर लाने से काम नहीं होता, हर ब्लड की जांच होती है, उसके अंदर HIV, हेपेटाइटिस बी, अलग अलग बीमारियों की जांचें होती है, और साथ ही उसमें से अलग अलग फैक्टर निकाल लिए जाते हैं, जैसे प्लेटलेट है, होल ब्लड है, सीरम है, ये अलग अलग उसका जो है कंटेंट निकाला जाता है, और आपको जो भी जरूरत होती है शरीर में उस चीज को, जैसे पैक्ड सेल रहे तो वो दिया जाएगा। तो इसकी सेग्रीगेशन के लिए कुछ अमाउंट लगता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यह आयुष्मान में शामिल होता है। आयुष्मान में कोई भी आपकी प्रोसेस रहेगी, इसका आपको चार्जेस नहीं लगते। अंत में, इंदौर के वह हॉस्पिटल जहां पर आयुष्मान भारत योजना लागू है और वह हॉस्पिटल भी अच्छे हैं, तो उनके नाम कुछ इस तरह से दोस्तों: रेटिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल इंदौर, राजेश आई एंड रेटिना रिसर्च सेंटर इंदौर, श्रीमती लक्ष्मी देवी आई हॉस्पिटल, श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चोइत्राम नेत्रालय, इंडेक्स मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेड एंड नेक ऑन्कोलॉजी इंदौर, यूनिक सुपर स्पेशलिटी सेंटर हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, रोहित आई हॉस्पिटल एंड चाइल्ड केयर सेंटर, भंडारी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, चोइत्राम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, वर्मा यूनियन हॉस्पिटल, वेदांत हॉस्पिटल, आशादीप हॉस्पिटल, मेडिकेयर हॉस्पिटल। साथ ही और भी दूसरे हॉस्पिटल होंगे जो आयुष्मान के थ्रू इंदौर में चल रहे होंगे, लेकिन हमने वह लिस्ट शेयर करी है जहाँ हॉस्पिटल अच्छे हैं। वीडियो में हमने जाना कि आयुष्मान भारत योजना का क्राइटेरिया क्या था, इसके लाभार्थी कौन थे, किस तरह आयुष्मान भारत योजना हॉस्पिटल लेवल पे काम कर रही है। और आपको एक बात और बता दूं मैं कि आयुष्मान भारत योजना बहुत ही अच्छी स्कीम है, इसके थ्रू लगभग 12 करोड़ परिवार शामिल हो चुके हैं और उन 12 करोड़ परिवारों को इससे फायदा मिल चुका है और कई लोगों की इसके थ्रू जान बच चुकी है। साथ ही
हमने समझा कि किस तरह कुछ कुछ ऑपरेशंस क्यों कैंसिल हो जाते हैं, कौन कौन सी जांचें आयुष्मान के थ्रू आती है, कौन कौन सी बीमारियां आयुष्मान के थ्रू आती है, कौन कौन सी बीमारियां नहीं आती है, और साथ में हमने देखा कि कौन कौन से इंदौर में हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान के थ्रू आयुष्मान की स्कीम में है। तभी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।